नमस्कार। अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सहेजना, उसे प्रचार और प्रसार देना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए, होता भी है। लेकिन कुछ लोग अपनी मातृभाषा में लिखकर ही इसे बढ़ावा देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मातृभाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को अन्य भाषाओं के माध्यम से व्यक्त करते हुए यह कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही लेखक से जो हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत पर निरंतर कॉलम लिखा करते हैं। अजय खजुरिया जी। अजय सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जब भी अस्तित्व की बात होती है तो इसे सूक्ष्म तरीके से भी देखा जा सकता है, विराट रूप से भी देखा जा सकता है। जिनको वास्तव में दिल से कार्य करना होता है, बड़ी सूक्ष्मता से उसे देखते हैं और थोड़ा थोड़ा कार्य करके विस्तार देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत विस्तृत सा रूप है और उसमें हाथ ही नहीं डालते। आपका क्या कहना है कि हम कहाँ तक अपने कर्तव्य को निभा पाते हैं, निभाना चाहिए, कैसे? पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद कि मैं आपके इस चैनल को बहुत ही जो भी आपकी एपिसोड रिलीज़ होती है उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करता हूँ। और हर बार हर एपिसोड में जो भी यहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं और वो पूरी तरह, मैं कहूँगा संपूर्ण रूप से, वो लोग पूरी तरह समर्पित हैं जम्मू के लिए और कहीं ना कहीं साहित्य के लिए। क्योंकि हमारा ये फोकल पॉइंट है वो भी अस्तित्व है, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से। बिल्कुल। तो अस्तित्व मेरे लिए एक बहुत ही मायने रखता है। जी। उसके पीछे एक ये है रीज़न कि हम जम्मू जो है, जम्मू एक बिल्कुल ही पूरे हिंदुस्तान से एक दूर एक ऐसी जगह है जो शायद कभी भी उतने तरीके से उभर कर बाहर नहीं आई है। एक इसका अपना बहुत ही इतिहास है। जी। और वो इतिहास हम सब के लिए, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पहचान बनाने के लिए, अस्तित्व बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारा अपना एक, जैसे मैंने कहा, इतिहास है जो अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। बिल्कुल। कई कारणवश जो राजनीतिक भी हो सकते हैं, कई कारणवश ऐसे हो सकते हैं कि हम सुदूर हैं, शायद इसलिए कभी भी पूरे भारत में हमारा उस तरीके से इतिहास या साहित्य का विस्तार नहीं हुआ। कहीं हमारी कोई वो कमी पेशी भी रही है कि हमने अपने ही साहित्य को, अपने ही इतिहास को उस तरह से सहेजा भी नहीं और पहुंचाया भी नहीं दूर दूर तक। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। काफ़ी हद तक हम मौखिक रह गए। हुआ क्या कि परंपरा में यह रहा कि मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण से ये कहना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत रिसर्च करता हूँ हम जम्मू के देवी देवताओं पर। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सभी देवी देवता माइथोलॉजी का पार्ट नहीं, हिस्ट्री का पार्ट है। बिल्कुल। और जैसे कि महाभारत और रामायण एक हिस्ट्री है, मेरा उदाहरण हमेशा रहता है बैठ देवता का। बैठ देवता जी। बैठ देवता जम्मू के एक नाग देवता है, प्रमुख नाग देवता है, जिनको जम्मू का पूरा राज्य मिला हुआ है। मुझे लगता है तवी का उद्भव भी जी उन्हीं के माध्यम से हुआ। तवी का उद्गम का क्या है? तवी के किनारे तो जम्मू बस है। जम्मू बस है। उनके पिता वासुकी नाग थे। बिल्कुल। वासुकी नाग किसी चर्म रोग से एक बार ग्रसित थे। उस चर्म रोग का इलाज यही था कि आपको सुदूर पहाड़ों में जाके आपको पानी लेकर आना है, जिस पानी से जब उनकी त्वचा पे लगेगा तो वो चर्म रोग से मुक्त हो जाएंगे। काफी उनके बच्चे थे। दो जो सबसे छोटे थे पैड देवता, और जो बड़े थे जो कई देवता, ये दोनों पानी की खोज में चले गए। अब पानी की खोज करके जब ये लोग वापस लेके आए तो कई देवता शायद जम्मू ना पहुंच पाए, इसीलिए वो चिनाब लेकर आगे जो आज अखनूर के पास बहती है। पैड देवता उसको जम्मू शहर में लेकर आ गए, उससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया, उन्होंने उनको जम्मू का राज्य दे दिया। अब अगर आप कभी भी गूगल मैप्स पे देखते हैं, चिनाब कभी जम्मू टच नहीं की, लेकिन तवी कभी चिनाब के साथ नहीं मिली, एक्सेप्ट पाकिस्तान के एक रिमोट में जाके। जब आप हिस्ट्री को, या जो लोग माइथोलॉजी कहते हैं, मैं उसको हिस्ट्री कहता हूँ, जीवंत लोग थे ये। जब आप इसको गूगल मैप्स में देखते हैं तो ये कैसे हो सकता है, जब गूगल मैप्स नहीं भी था, किसी ने कहा कि चिनाब जम्मू नहीं आएगी और तवी अखनूर नहीं जाएगी, ये कैसे संभव है? इसका संभव ये है, ये लोग अपने समय के इंजीनियर थे। बिल्कुल। ये लोग, अब किसी को कैसे समझाना है, पैड देवता एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर थे, कई देवता आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, तो आपको
किसी ना किसी तरीके से स्टोरी फॉर्म में समझाएंगे। अगर सियोज की धार से, सियोज धार जिसे आते हैं, वहाँ से अगर तवी को लाना है तो अब करिश्मा तो नहीं कह सकते उसको आज के दिन, है ना, क्योंकि ये साइंटिफिक है सब कुछ साइंटिफिक। तो आपने सही कहा कि वो इंजीनियर ही रहे होंगे कि उन्हें वहाँ से लाई वो। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने लेकर आई, तभी तो इन दोनों का एक एग्जैक्ट डिवीजन है, दोनों नदियां मिलती नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में जैसे हम बोलते हैं तुलसी की पूजा करो, तुलसी का एक इतिहास भी है विस्तृत, लेकिन उसकी कितनी आयुर्वेद में उपयोगिता है वो भी हम जानते हैं। लेकिन उसको समझाने के लिए उन्होंने उसको देवी का धार्मिक आवरण दे दिया, देवी का दे दिया। इस तुलसी के वृक्ष को आपने घर में रखना है बिकॉज आपको हवा वगैरह, वनस्पति की पूजा की जाती है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में तो ये सब जो है सनातन धर्म में समझाने के तरीके थे। और मैंने इस चीज को अस्तित्व में क्यों लेकर आया, क्योंकि इन कहानियों के पीछे छुपे लॉजिक को आज की जनरेशन जो है, जो हमको जेन जी भी कहते हैं, वो जनरेशन जो है वो हर तथ्य को फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से समझती है। साइंटिफिक जनरेशन है, साइंटिफिक जनरेशन है। उसको ये नहीं देखना कि ये चीज़ जो मेरे माता पिता या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बताई है मैं उसको एज ए फेस वैल्यू में मान लूँगा या मान लूँगी। वो हमेशा देखते हैं उसके पीछे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। बिल्कुल। और मेरा ये प्रयत्न हमेशा रहा है कि इसको डिवीजन करूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके बाद बच्चों को ये समझाना शुरू करूँ कि जो मेरा इतिहास है जम्मू का, वो इतिहास साइंस बेस्ड है, ये रिसर्च बेस्ड है। पैड़ देवता की स्टोरी में हमेशा एक धार्मिक, स्पिरिचुअल प्लस साइंस तीनों की इकट्ठा मिलाने के बाद तब मैं उनको बताता हूँ इस स्टोरी को आप क्यों माने, क्यों बैठ देवता के मंदिर में जाना ज़रूरी है, क्यों एक इतने महान साइंटिस्ट, रिसर्चर और आपको इंजीनियर उनके वहाँ पे माथा टेक के आशीर्वाद लेना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आज पैड़ देवता अपनी आँखों से उस तवी को देखें जो जीवनदायी कही जाती है जम्मू शहर के लिए, और उसके किनारे कई गांव बसे हुए हैं, तो क्या सोचेंगे, क्या चुभन होगी उनको? क्योंकि हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं ना, तो तभी से बड़ा अस्तित्व कहाँ है डोगरों के लिए, जम्मू वासियों के लिए? अब बिल्कुल आपने सही किया। अगर वो आज की डेट में अगर वो देख रहे होंगे तवी को, जो डब्बड़ होते थे उनके साइड पे वो है, वो खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। अपने सारी गंदगी शहर की जो है वो तवी में जाके फेंकते हैं हम लोग, और हम अनदेखा भी करते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें कि हम सब जो हैं इवन तो तवी को सूर्यपुत्री मान के हम उनकी पूजा भी करते हैं, गंद पड़ा देख के हम अनदेखा भी करते हैं। पूजा करते हुए सबसे बड़ी जो त्रासदी ये है कि हम घर में जो मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती नवेद जो भी बच जाता है जाके तवी में प्रवाहित करते हैं, तो क्या है जल प्रदूषण नहीं है? तवी के साथ ये क्या है धोखा नहीं है एक किस्म का? बिल्कुल। वो कौन सी पूजा है जिसमें आप बचा कुचा सारा सामान जाके तवी जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने का ढोंग करते हैं? देखिए ये हमारी प्रवृत्ति भी यही है कि आज भी शीशा खोल के पानी की बोतल नीचे फेंकना, जबकि जब वो शीशा बंद होता है तो उसके बाद अपने बच्चों को बताते हैं कि जी आपको गंद नहीं डालना। तो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए हमें ये डबल स्टैंडर्ड से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। तभी जाके सूर्यपुत्री अपने असली अवतार में हमें आशीर्वाद देंगी, नहीं तो वही गंदगी सारे नदी नाले जितने भी नाले हैं सब जाके इस समय तवी के अंदर जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब आप तवी ब्रिज पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे बड़े से लोग अपनी स्कूटी गाड़ी लगाकर खड़े होते हैं, एक तरफ नमस्कार करते हैं बाबे माता को और दूसरी तरफ से वो लिफाफा जो पॉलीथीन का लिफाफा होता है फेंक देते हैं ऊपर से ही, और तभी को भी नमस्कार करते हैं कि मैं आपको गंदा कर रहा हूँ इसलिए मेरी तरफ से ये आशीर्वाद दीजिए मुझे। किस बात का आशीर्वाद? बिल्कुल। और ऐसे आशीर्वाद तो तभी कभी नहीं देंगी। तभी शायद जो तभी अपने स्वरूप में वापस ही नहीं आ पा रही है, शायद ये हमारे बहुत बड़ा संदेश है कि हमसे तवी रुष्ट है। अब आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट बन रहा है, नेचुरली तो तवी का फ्लो वो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जब यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का यहाँ पे आगमन हुआ था, इट्स अराउंड 1905 के करीब, तो उस समय वो सतवारी ट्रेन से आए थे, लेकिन कुछ एक लोग उनके पैदल भी आए थे जो पंजाब के सब जगह से। एक उसमें रिकाउंट ये आता है कि हाथी जब क्रॉस कर रहे थे तवी से, तो हाथी का पाँव जो था, मतलब जो उसकी हाथी की टांगे थी वो काफी हद तक पानी के अंदर थी, चली गई। ये शो करता है कि तवी उस स्वरूप में
1905 कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तभी उस समय अच्छी बहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी सूर्यपुत्री का ध्यान नहीं रखा, अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रखा। आपने रिसर्च की बात की पहले भी, तो हमारे यहाँ पे किस हद तक रिसर्च हो पाती है? क्योंकि अगर मैं जम्मू विश्वविद्यालय की बात करूँ, विशेषकर डोगरी विभाग की बात करें या फिर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें, तो रिसर्च सिर्फ किताबों के माध्यम से ही रिसर्च क्यों? अगर आप 5 वर्ष लेते हैं किसी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, तो उसे सार्थक क्यों नहीं करते? एक वाकई एक रिसर्च पेपर वो क्यों नहीं निकल के आते कि जिससे आपके इतिहास को समेटने में भी मदद मिलती हो? देखिए, मेरे को रिसर्च का जहाँ तक मेरा अपना है और मेरे ये, क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके मैक्सिमम पेपर जो होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। जी, मैं इसके लिए शायद कईयों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन हमें ना रिसर्च की प्रवृत्ति नहीं है। हम कॉपी पेस्ट में तो नहीं विश्वास करते हैं, में विश्वास रखते हैं। गूगल हमारे लिए रिसर्च सेंटर है, घर बैठ के ही रिसर्च, घर बैठ के रिसर्च, किसी और की रिसर्च। रिसर्च जो है एक बहुत मेहनत का काम है। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ। शुक्रवार के दिन मैं एक आर्टिकल रेगुलर लिखता हूँ, ठीक है, जो मैं अपने फेसबुक पेज, कभी एक्स में डालता हूँ, अक्सर न्यूज़पेपर में भी आप कहते हैं, डेली एक्सेशन में भी आपको छपा करते हैं। छपा। उसके लिए मुझे 6 दिन को छोड़ के 3 घंटे में स्पेंड करता हूँ रिसर्च पे, यानी कि 18 घंटे। 18 घंटे रिसर्च करने के बाद एक आर्टिकल प्रोड्यूस होता है। रिसर्च के सोर्सेज कौन से हैं? मैं विकिपीडिया नहीं उठाता, क्योंकि विकिपीडिया में बोल दूं कि विकिपीडिया वाले खुद लिखा करते हैं कि इसमें आप एडिट कर सकते हैं, जिस चीज को आप एडिट कर सकते हैं कोई भी एडिट कर सकता है, तो ऑथेंटिसिटी कहाँ पे है? ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। मेरा सोर्स है नेशनल आर्काइव्स। अच्छा, नेशनल आर्काइव्स ऑथेंटिक है ना, उसमें ऑथेंटिक। नेशनल आर्काइव्स ने क्या किया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल वे में जनता के लिए रख दिया। अभिलेख पटल है जिसका नाम। बिल्कुल। अभिलेख पटल के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो आप रिसर्च करना चाहते हैं। मैं किसी को ये बता रहा था कि रिसर्च जो है, अगर आप 1000 पेज पढ़ते हैं तो आप 10 पेज लिखेंगे। बिल्कुल। ये एक रेशो है विच इज 1000 to 10 की रेशो। अच्छा, अगर आप कहें कि मैं 10 पेज पढ़ रहा हूं तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी हिस्ट्री के चीज को टच करने का। लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ पर 10 पेज उठाए जाते हैं, उस पे 1000 पेज लिखे जाए क्योंकि विस्तृत रूप में उसको व्याख्या करते रहते हैं फिर वो रिसर्च को। बिल्कुल। तो उसमें क्या रहता है, वो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, उसी चीज को वो बार बार एक ही चीज को रेपिटेशन है। सोर्सेज बहुत अवेलेबल है। हमारी एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की एज ए कम्युनिटी, हमें रीडिंग हैबिट्स नहीं है। बिल्कुल। जब रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो आपको लिखने का भी हक नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे क्या जब तक पढ़ेंगे नहीं। वोकैबुलरी भी होनी चाहिए आपके पास। मैंने राजेश्वर जी आपकी अगर मैंने किताब पढ़ी है तो ही मैं जान सकता हूँ राजेश्वर जी क्या लिखते हैं। बिल्कुल। अगर मुझे कोई कि आप पे एक निबंध लिखने के लिए, मैंने आपके बारे में पढ़ा ही नहीं है, आपके लिखने का तरीका मैं नहीं जानता हूँ, आपका मैं ये नहीं जानता कि आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मुझे कोई हक नहीं है जस्टिफाई नहीं कर आपके बारे सकते में लिखने का। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से महाराजा के ऊपर कोई लिखते हैं, जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह जी पे रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। आपको क्या करना है, अगर मेरे आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ बच्चे रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं, एक आप अपना उठाइए जो आपकी फेवर में लिखा है जिन्होंने महाराजा की, एक आप उठाइए जिन्होंने महाराजा के अगेंस्ट लिखा है, डिबेट उसी को तो कहते हैं। तीसरा आप उठाइए जो भी आपको आर्काइव के अंदर, चाहे जम्मू स्टेट आर्काइव्स में या डिजिटल नेशनल आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, उसको उठाइए, ट्रायंगुलेशन कीजिए, देन आपको 3 डायमेंशन से देखने के बाद पता चलेगा नाउ आई शुड राइट दिस। बिल्कुल। उसके बिना अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा व्यू सुनने में दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है, राइट व्यू सुनने में दुनिया इंटरेस्टेड है, बिल्कुल। रैशनल व्यू सुनने में इंटरेस्टेड है। पर्सनल व्यू आप देते हैं, मूवी देखी, फिल्म मूवी देखी, उसका पर्सनल रिव्यू दे दिया आपने, लेकिन हेरिटेज पे पर्सनल रिव्यू मैटर ही नहीं करता, आपको वहाँ पे फैक्ट्स देने होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास तो खजाना है, कहा जाता है कि डुग्गर की इतनी विशाल विरासत है, आप साहित्य को ले लीजिए, संस्कृति को ले लीजिए, परंपराएं ले लीजिए, उत्सव ले लीजिए, पर्व ले लीजिए, और नदियां ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, कुल देवता ले लीजिए, फिर भी लोगों को रिसर्च के लिए वो टॉपिक्स क्यों नहीं मिल पाते? देखिए, रिसर्च के लिए टॉपिक ढूंढने पे मिलता है। मैं कई चीज़ें उदाहरण से करता हूँ, जो मैं कॉलेज में भी जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, इवन तो मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, मार्केटिंग,
बट मेरा हिस्ट्री में शौक है, जो बच्चा आके हिस्ट्री पे भी डिस्कस करना चाहता है, कुछ बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं। रीज़न क्या है, हम अगर कुल देवता की बात करते हैं, कुल देवता में जैसे मेरे कुल देवता है बाबा अंबोजी खजूरिया, जो बरादरी के, हाँ बिल्कुल। अब उसका रेफरेंस, उनकी डेट निकालने का रेफरेंस, लोग क्या बोलेंगे 600 साल 700 साल। गणेश दास बडेरा ने एक बुक किताब लिखी है राजदर्शनी। अच्छा। राजदर्शनी के अंदर जम्मू के बारे में काफ़ी हद तक, पंजाब के हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन से ज़्यादा ही वॉज ए रिकॉर्ड कीपर। अच्छा। जो चीज़ें होती थी वो रिकॉर्ड कर लेते थे। उसमें उन्होंने एक ब्राह्मण, जो बाहू के ब्राह्मण थे, उनके सेक्रीफाइस के बारे में लिखा है। बाहू जो बावे वाली तरफ, जहाँ पे हम बाबा जी का मंदिर भी है, हमारा जो देवस्थान है। अब आपको कोई डायरेक्टली तो नहीं बताएगा, आपको किताबों में से डेट निकाल के उसको उस समय के हिसाब से, उस समय के ट्रेडिशन के हिसाब से आपको कोरिलेट करके एक डेट पे आना है। जो वो डेट आई वो 17वीं सदी की अंत की डेट थी, राजा ध्रुवदेव की जी। वो किताब में उन्होंने पूरा राजा ध्रुवदेव के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें बाबा अंबोजी है उनके बारे में बताया गया। सेकेंड, अगर आप पंचवक्तर मंदिर गए हैं, अगर बहुत ही हमारा ऐतिहासिक, बिल्कुल। पंचवक्तर मंदिर में शंकराचार्य जी आए थे। पंचवक्तर में गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासियों में आए थे। बिल्कुल। शिव मंदिर है, स्वयंभू है। और अगर आपको डेट्स पूछनी है कैसे होगा, तो आपको रीड करना पड़ेगा। 7वीं सदी के अंत में शंकराचार्य पूरे देश के भ्रमण में निकले थे। जम्मू में आए, वो शिव के मंदिर में ठहरे, फिर वो श्रीनगर चले गए। गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासियों में आए, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, यहाँ पे आके रुके। और आपको बहुत खुशी मिलेगी ये सुनकर, एक दीवार है मंदिर के अंदर जहाँ पे गुरु नानक देव जी जम्मू के राजा और प्रजा को वो अपने प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा। वो दीवार में एज ए फ्रेस्को, वो वॉल पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। अच्छा। तो हमारे पास डेट्स हैं, हमारे पास इवेंट्स हैं। डेट्स और इवेंट को मिक्स करके आप जम्मू के इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा इतिहास किसी इतिहास से कम नहीं, शायद ऊपर ही है। पुरानी कथाओं में भी इसका जिक्र होता है। जम्मू एक बहुत ही देवी देवताओं का एक जगह, देवभूमि कह लीजिए, देवभूमि है। खाली हमारी जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं वीक रही है, रिसर्च हमारी वीक रही है। आज ज़रूरत है जो आपके जैसे, जो कितने ही हमारे प्रतिभाशाली लेखक हैं, जो ऐसे पॉडकास्ट या वीडियो के हम जरिए हम बात कर रहे हैं, ये फैलना ज़रूरी है कि हर एक जम्मू के बच्चे को ये गौरव हो कि मैं एक इतिहास का पार्ट हूँ। अगर बच्चों तक इतिहास पहुंचाना है तो आप नहीं समझते कि जो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, या जो भी टेक्स्ट बुक्स छपा करती हैं, या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं मेकिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स के लिए, उनको इस तरफ भी दृष्टि थोड़ी डालनी चाहिए? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम तो एम्बेड कर दिया है, जिसमें आपको हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, रामायण, महाभारत, वेदा पार्ट ऑफ हिस्ट्री हैं, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी है। लेकिन आपका बिल्कुल ठीक सजेशन है कि थोड़ा उसका लोकलाइज्ड करके, विच इज़ जो हमारे लोकल ट्रेडिशंस, लोकल कल्चर, लोकल हिस्ट्री। मैं आज की डेट में किसी बच्चे को अगर आप पूछें, 12-13 साल के बच्चे को, कि आप हमारे महाराजाओं का नाम बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उसी को पूछिए अकबर के बाद के सब बता दीजिए, बिकॉज क्योंकि उसके महाराजाओं का नाम कब बताएंगे, क्योंकि उनका स्टडी मटेरियल में वो चीज़ है ही नहीं। उनके स्टडी मटेरियल में नहीं है। स्टडी मटेरियल में जब हम डोगरी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उन प्रसिद्ध राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में, कुल देवताओं के बारे में, बिल्कुल देवताओं के बारे में, हर किसी कुल देवता की एक कहानी है। उस कहानी से जब आप रिलेट करते हैं तो आप मानते हैं कि मैं गौरवशाली इतिहास का, आप भी कनेक्ट करते हैं अपनी ज़मीन से, अपनी ज़मीन से। बाबा अब्बोजी अगर अखनूर की साइड पे जाते हैं, वहाँ पे देवी तृप्ता, जो भी अखनूर के हैं, पवारों की एक काफ़ी मान्यता है उनमें। काफ़ी हमारे जो कालीवीर, राजा मंडलिक, मल देवी, सुकराला देवी, सुकराला माते। अब किसी भी मंदिर को उठाएं, क्योंकि मुझे मंदिर में, मैं ही मंदिर के ऊपर रिसर्च करता हूँ। खुनेश्वर महादेव का मंदिर, अगर गए हैं, अगर धार रोड पे रामकोट से पहले खुनेश्वर महादेव का मंदिर है। अर्जुन के समय से उसकी धाराएं जुड़ी हुई हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है। तैमूरलंग जब यहाँ पर आए 13वीं सदी में, मंदिर ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके आसपास के मंदिर ध्वस्त किए। ये मंदिर किसी न किसी तरीके से बचा रह गया।
ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप 13वीं सदी में पहुंच चुके हैं, इतना सुंदर मंदिर है। तो मंदिरों में जाने की जरूरत धार्मिक तो है ही है सनातन की, मंदिरों में जाने की जरूरत इसलिए भी है कि आप अपना कोई एक अंश माने उस पुराने इतिहास का। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब यह है कि ना केवल सरकार पर ये दायित्व बनता है कि हम सभी का पर्सनल एफर्ट भी रहना चाहिए रिसर्च के प्रति और अपने इतिहास को जानने के लिए। बिल्कुल राजेश्वर जी, जो हमारा इतिहास है डायरेक्टली कोरिलेट करता है हमारी इकोनॉमी से। हमारे इस टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,40,000 के करीब है जम्मू कश्मीर की। मैं मान लेता हूँ कि जम्मू की भी समवेयर 1,20-1,40 के करीब होगी, क्योंकि टूरिज्म कश्मीर में हाई एंड टूरिज्म है। जम्मू के अंदर अगर जितने भी मेरे ये धार्मिक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, सरकार अगर इसको एक टूरिज्म सर्किट बनाए, रिलीजियस टूरिज्म, अगर खाली 2 दिन के लिए लोग आते हैं, 25% लोग 2 दिन के लिए वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रुकते हैं, उसके साथ ये जोड़ेंगे, ये जोड़ें, आधा दिन अगर हमें एडिशनल मिलता है तो मैं जम्मू की पर कैपिटा जो है 2 से 3% बढ़ जाती है। तो अगर हम इकोनॉमी, धर्म, इतिहास सबको इकट्ठा जोड़ें, क्योंकि होगा क्या, इन सभी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए। बिल्कुल। फाइनेंसेस, वही हाल हो गया कि पहले फाइनेंसेस आएंगे कि पहले रिसर्च आएगी। मैं कह रहा हूँ फाइनेंसेस अर्न करते हैं, टूरिज्म सर्किट बनाते हैं। अंबाराई बहुत बड़ा टूरिस्ट सर्किट का एक प्रतीक बन सकता है। वहाँ पे मैं कंबोडिया काफ़ी बार जाता हूँ, अंकोर वाट है वहाँ पे, क्योंकि कंसल्टेंसी में जब मैं कंबोडिया जाता हूँ तो अंकोर वाट देखने जाओ तो ऐसे ही मंदिर हैं। अंकोर वाट में भी कोई मंदिर भिन्न नहीं है, हमारे मंदिर भी उतने ही गौरवशाली, लेकिन उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। उन्होंने संभाल के रखे हैं। $37 की टिकट है, यहाँ पे मुफ्त में भी अंदर जाने के लिए मिलता है, फिर भी लोग अंदर जाके उल्टा वो बर्बाद ही करेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के ही आएंगे। तो टूरिस्ट सर्किट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए भी और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी। उम्मीद करेंगे सर, जो भी आपने कहा कि रिसर्च के साथ साथ टूरिज़्म भी जोड़ा जाए तभी आपकी इकनॉमी भी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखा जाए तो ये फ़ायदे का ही सौदा है। आप एक्सेलरेटर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्तित्व के इस अंक में बेबाक बातचीत हुई अजय खजूरिया जी के साथ। उन्होंने कहा कि हम रिलीजियस टूरिज़्म को अगर एडवेंचरस टूरिज़्म के साथ भी जोड़ें तो फाइनेंशियल एंगल के साथ भी यहाँ पर रोज़गार भी पैदा होगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।